Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 10 of bio from chapter number 11, that is homeostasis. Today we will cover its last topic, that is osmoregulatory function of kidney and disorders of kidney. We will also solve exercise of chapter number 11. Let's start our first topic, osmoregulatory function of kidney. What is the meaning of the word osmoregulatory? We have already studied this term many times. Regulatory means regulation or balance, to maintain a balance, and osmo means water and salts. And the term osmo also suggests that this maintenance is happening in a living cell or inside a human organism or any animal. So osmoregulatory function of kidney, it means that maintenance of water and salts in body fluids. And in this chapter we will discuss human osmoregulatory system, how kidneys maintain water and salts level in blood. So the definition of osmoregulation is regulation of concentration of salts and water in blood and other body fluids is called osmoregulation. Other body fluids can be cytoplasm, the liquid in nucleus, and intertissue liquid. Kidneys are osmoregulatory organs and maintain balance of water and salts in blood. किडनीज अब ब्लड में बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्पेशली किडनीज होती हैं, और बाकी जो डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड होता है, सेल्स के बीच में होता है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसमें डिफरेंट हार्मोनल कंट्रोल भी होते हैं. लेकिन ब्लड में भी किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, और किडनी की ऑस्मो रेगुलेशन में भी डिफरेंट हार्मोन्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. अब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट. अब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मेंटेन करना वाटर एंड सॉल्ट का लेवल? अगर वाटर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो कह रहे हैं एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए पानी की, लाइक सर्दियों में अगर हम पानी नहीं पीते, हमें प्यास का इतना एहसास नहीं होता, हम बहुत कम पानी पीते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है पानी की कमी हो जाती है. तो क्या होता है, कंसनट्रेट बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में आपके डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं उनमें पानी की कमी हो जाएगी और उनमें सॉल्ट्स का लेवल बढ़ जाएगा. कंसनट्रेट कहते हैं लेवल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ समथिंग, और कंसनट्रेशन यहाँ पे सॉल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे. तो वाटर की कमी हो जाएगी जब, तो सॉल्ट्स का लेवल बढ़ जाएगा, और जब सॉल्ट्स का लेवल बढ़ जाएगा तो पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, और पीएच जब चेंज होती है तो डिफरेंट हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर एक्ट नहीं करता. एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ले लें, बहुत कम पानी भी नहीं सही, और बहुत ज़्यादा अगर हम पानी पीने लग जाएं, तब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स डाइल्यूट हो जाएंगे. इन दिस केस सॉल्ट्स लेवल ऑफ सॉल्ट्स विल ड्रॉप टू मिनिमम लेवल. सॉल्ट्स का लेवल बहुत कम हो जाएगा, और इस केस में भी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है. सो वाटर एंड सॉल्ट्स का लेवल एक मिड पॉइंट में मेंटेन किया जाता है, और वो मेंटेन कौन करता है? वो किडनीज मेंटेन करती हैं. किडनीज डिटर्मिन करती हैं आपका, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो डिटर्मिन करते हैं कि कितना ब्लड आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, ब्लड में कितना वाटर रिक्वायर्ड है, कितने सॉल्ट्स रिक्वायर्ड हैं. उसके अकॉर्डिंग पहले ब्लड में जो है ब्रेन डिटेक्ट करता है कि आपके पास कितना वाटर एंड सॉल्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग यूरिन बनता है. अगर पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा. डाइल्यूट कहते हैं जिसमें वाटर की एक्सेस अमाउंट हो, तो उसमें ज़्यादा पानी को आपकी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. लेकिन अगर पानी आप कम पी रहे हैं, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होंगे, उसका कलर येलोइश होगा, और उसमें कम से कम पानी जो है वो रिलीज़ किया जाएगा. हाइपोटोनिक यूरिन एंड हाइपरटोनिक यूरिन. अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, अगर आपको ये टर्म्स याद हो, हाइपो कहते हैं ज़्यादती को, और हाइपो में पानी ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा. और हाइपर कहते हैं पानी कम हो जाए और सॉल्ट्स का लेवल ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में. सो ये दोनों कंडीशंस हमारी बॉडी में साथ साथ मेंटेन रहती हैं. अब क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है, हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो क्या होगा,
मोर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कैपिलरीज टू वोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे नेफ्रॉन के वोमेंस कैप्सूल की बात हो रही है, ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ से यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। वहाँ से ग्लोमेरुलस से ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट फर्स्ट टाइम फिल्टर होते हैं इनटू वोमेंस कैप्सूल, यानी नेफ्रॉन में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर वाटर ज़्यादा है तो फर्स्ट स्टेप पे ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो फिल्टर हो जाएगा वोमेंस कैप्सूल में, और उसके बाद लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लूपो फैलने में डिफरेंट पार्ट्स में वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, आपकी बॉडी में सेव कर लिया जाता है। लेकिन अगर ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन, अबंडेंट कहते हैं एक्सेस अमाउंट को, डाइल्यूट कहते हैं जिसमें सॉल्ट्स कम हो और वाटर का लेवल ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट में और डाइल्यूट यूरिन बनेगा आपकी बॉडी से, और बॉडी फ्लूइड्स का में वापस से बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अब इन केस ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, अब हाइपरटोनिक यूरिन कब बनेगा? अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोटोनिक यूरिन हम किसको कह रहे हैं, जो डाइल्यूट होता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है। और हाइपरटोनिक इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ये सारे स्टेप्स ऑपोजिट हो जाएंगे। हाइपरटोनिक यूरिन उस केस में बनता है जब पानी की कमी हो जाए आपकी बॉडी में। अब इसमें क्या होगा, हम फर्स्ट स्टेप से ही पानी सेव करेंगे, लेस फिल्ट्रेशन होगी वाटर फ्रॉम कैपिलरीज टू वोमेंस कैप्सूल, और रीअब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम हो जाएगी, और डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होंगे। ब्रेन मैसेज कन्वे करेगा किडनीज़ को कि डिफरेंट ग्लैंड्स को डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करें वाटर। स्मॉल अमाउंट्स प्रोड्यूस होंगी और कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी, और इसमें यूरिन जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है। और डिफरेंट यूरिन के कलर के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जो है किसी पर्सन की हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं। डिफरेंट यूरिन टेस्ट किए जाते हैं कलर से, और डिफरेंट कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं यूरिन में, उससे एक पर्सन की हेल्थ भी को भी डिटेक्ट किया जाता है कि ये पर्सन हेल्दी है या इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और बॉडी फ्लूइड दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन्स एंड किडनी फेलियर। अब यहाँ पे हम दो डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर को, और उनके फर्दर हम ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे कि स्टोन्स को हम कैसे रिमूव करते हैं, और किडनी फेलियर हो जाए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ किडनी स्टोन्स। व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड, crystals of many salts like calcium, ammonium phosphate, uric acid are formed in it। अब वो कह रहे हैं अगर आपकी बॉडी में पानी कम था और कम फिल्ट्रेशन कम हुई है, रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो गई है, और यूरिन जो बना है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, उसमें सॉल्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, अक्सर ऐसा होता है जब कंसनट्रेटेड हो तो कुछ सॉल्ट जो हैं वो यूरिन के साथ पास आउट नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, किडनी के किसी स्ट्रक्चर में डिपॉजिट हो जाएंगे, या यूरिनरी सिस्टम के किसी भी स्ट्रक्चर में, यूरिटर में सेटल डाउन हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में सेटल डाउन हो सकते हैं, किसी जगह पे वो सेटल डाउन होके उस पर सॉल्ट्स की लेयर बननी शुरू हो जाती है, एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे बनने लग जाता है। दीज सॉल्ट्स डू नॉट पास इन यूरिन बट डिपॉजिट इन किडनीज और मे ट्रेवल टू यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर, किसी भी पोर्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, वो कह रहे हैं मोस्टली ये स्टोन फॉर्मेशन किडनी में ही स्टार्ट होती है वाइल इन यूरिन फॉर्मेशन। कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स, अब इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, और इसमें कोई एज भी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ओल्ड एज में भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल यंग जनरेशन में यंग एज में भी किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग पानी नहीं पीते हैं, जंक फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, और पानी नहीं पीते हैं, वेजिटेबल्स जो है वो इतनी मतलब बैलेंस डाइट नहीं होती है हमारी। अब वो कह रहे हैं एक फैक्टर तो एज है, सेकंड है डाइट, अगर ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, या विटामिन सी और डी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो भी नुकसानदेह होती है, तो अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं ये भी स्टोन्स कर सकती हैं। और इसमें आप एक चीज़ ऐड कर लें, टोमेटो सीड्स, जो टमाटर के बीज होते हैं वो भी अगर बहुत ज़्यादा, नॉर्मली हम जो लेते हैं वो तो इतना नहीं लेते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम खाने लग जाएं, कुछ लोगों को पसंद होते हैं वो वैसे ही टमाटर खा रहे होते हैं, तो उसके सीड्स भी, उसमें भी सॉल्ट्स होते हैं, और वो आपकी किडनी में डिपॉजिट होकर वो भी किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं।
रिकरिंग कहते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स या ऐसे इन्फेक्शन जो बार बार हो रहे हो, रिपीट कर रहे हो अपने आप को, कि फॉर एग्जांपल फीवर हुआ, आपने मेडिसिन ली, एक दो टाइम ली, वो ठीक हो गया, आपने मेडिसिन छोड़ दी और दोबारा से आपको फीवर हो गया। इस तरह कॉमन कोल्ड, अगर कोई भी डिसऑर्डर रिपीट हो रहा हो, इसका मतलब है कि उसकी जो रीज़न है या फिर उसके जर्म्स आपकी बॉडी में ग्रो करते जा रहे हैं। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजम्पशन। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स जो हैं ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है स्वीयर पेन है। बहुत ज़्यादा पेन होती है जो कि जो है बर्दाश्त नहीं होती। और ये किस रीजन में होती है पेन, इसको अक्सर लोग बैक पेन से भी कंफ्यूज कर देते हैं। ये लोअर एब्डोमेन में आपकी बैक साइड पे, क्योंकि हमने पढ़ा था किडनीज जो हैं वो बैक साइड पे प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ, तो ये आपकी लोअर एब्डोमेन में पेन होती है। और इसमें अगर बहुत स्वेयर पेन हो तो उस केस में वॉमिटिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। यूरिनेशन जो है फ्रीक्वेंट कहते हैं बार बार। यूरिनेशन जो है ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसलिए ज़्यादा होती है ताकि यूरिन के साथ स्टोन जो है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएं, ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है आप कह लें। फॉल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए तो ये सिम्टम्स तब अपेयर होते हैं कि यूरिन में स्मेल हो और यूरिन के साथ ब्लड और पस येलो कलर का लिक्विड भी आने लग जाए, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है दैट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ पे एक हेल्दी किडनी दिखाई हुई है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। एंड हेयर आर स्टोन्स इन किडनी। अब यहाँ पे देख लें नेफ्रॉन से जहाँ से यूरिन बनता है उसी जगह पे डिफरेंट यहाँ पे दो स्टोन्स बन रहे हैं। ये सिंगल स्टोन भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, साइज़ इनका वेरी कर सकता है। ट्रीटमेंट, अब अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तरह के स्टोन्स हम डिस्कस करते हैं। जब आप किसी पर्सन को किडनी स्टोन डिस्कवर हो तो सबसे पहले उसका साइज़ देखा जाता है। डॉक्टर देखते हैं कि उसका साइज़ क्या है। अगर बहुत स्मॉल साइज़ के स्टोन्स हो तो वो उसके लिए अक्सर कोई मेडिसिन भी नहीं दी जाती। वो डॉक्टर्स कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और वो यूरिन के साथ ज़्यादा एक्सेस वाटर से यूरिन के साथ जो है वो डिज़ोल्व होकर यूरिन में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और आप रूटीन पे आ जाते हैं, हेल्दी कंडीशन में मेंटेन हो जाएगी। अगर स्टोन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या करते हैं, फिर सर्जरी भी की जाती है कुछ, लेकिन ये सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है। अगर मेडिसिन से फ़र्क ना पड़ रहा हो तब सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो उस अफेक्टेड एरिया को ओपन करके उसमें से स्टोन रिमूव कर दिए जाते हैं। और इसमें कुछ ये भी होता है, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो और एक से ज़्यादा हो, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो, तो कुछ केसेस में ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में किया जाता है कि गॉल ब्लैडर को उस पर्सन से गॉल ब्लैडर ही हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो है उस पर्सन को डाइजेशन का इशू हो जाता है, उसको प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती और भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर स्टोन का साइज़ मीडियम हो, बहुत छोटा भी ना हो कि पानी पीने से रिमूव नहीं हो रहा और सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या डॉक्टर करते हैं, एक ट्रीटमेंट है लिथोट्रिप्सी। जिस तरह ये इसमें क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, जिस तरह लेज़र ट्रीटमेंट होता है इसी तरह का ये ट्रीटमेंट है। हम शॉक वेव्स, जिस तरह एक्सरेज होती हैं, इस तरह की हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जो कि हम उस इन्फेक्टेड एरिया पे, फॉर एग्जांपल अगर गॉल ब्लैडर में है या किडनी में है तो उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके वहाँ पे वो शॉक वेव्स जो हैं बम्बार्ड करते हैं। बम्बार्ड कहते हैं टकराना को या किसी जगह को टारगेट करना ऑन दी स्टोन्स इन यूरिनरी सिस्टम। और वहाँ पे वो वेव्स क्या करती हैं, ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये उन स्टोन्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है डिवाइड कर देती हैं और वो पार्टिकल्स जो है वेव्स हिट डेंस स्टोन्स एंड ब्रेक देम, उनको ब्रेक कर देती हैं और वो यूरिन के थ्रू वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक एंड पास थ्रू यूरिन। नाउ देर आर सम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बताई हुई हैं सर्जिकल प्रोसेसेस में और किडनी से रिलेटेड। अब फर्स्ट साइंटिस्ट हैं अबू नसर अल फराबी। ही वॉज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हु रोट मैनी बुक्स ऑन किडनी डिजीज़। बुक्स लिखी थी, उनमें किडनी डिजीज़ पे भी बात की थी, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी थी। द सेकेंड साइंटिस्ट हैं अबू कासिम अल जहरवी।
अल्बुकेसिस भी कहते हैं, इनका सेकंड नेम इनको कहा जाता है। ये इनका मेन काम जो है वो सर्जरी से रिलेटेड था। अब इन्होंने क्या, ये बहुत फेमस है, इन्होंने भी बुक लिखी थी अल तसरीफ़। ये यहाँ पे एक इमेज है और इस बुक में क्या था, ये उस बुक का इमेज है। इस बुक में इन्होंने डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ किए थे और वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट आपकी लेटेस्ट सर्जरी में भी स्टिल यूज़ होते हैं, वो इन्होंने खुद जो है वो ड्रॉ किए थे और वो खुद प्रिपेयर किए थे इन्होंने। तो ये सर्जरी में ये एक बहुत बड़ा नाम है, एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं हमारे। He invented many surgical procedures including surgical removal of stones from urinary bladder, और removal of stones को भी फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन है वो अल-ज़हरवी ने करवाया था। किडनी फेलियर, अभी फर्स्ट डिसऑर्डर था किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। अब सेकंड है, स्टोन्स में तो आपको पेन होगी लेकिन किडनीज अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। किडनी फेलियर क्या होता है कि आपकी किडनी पार्शली, किडनी का कोई पार्ट जो है या फिर कम्प्लीटली बिल्कुल ही किडनीज काम करना छोड़ दें, या फिर उनका अपना काम, उनके फॉर एग्जांपल 60% जो है वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाए या 40% वो वर्क नहीं कर रही, तो इस केस में हम कहते हैं कि किडनी फेलियर हो गया, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है एफिशिएंटली। कंप्लीट और पार्शल फेलियर ऑफ किडनीज टू फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसकी कॉजेज़ जो हैं डिफरेंट, किडनी जो है हमने बात की थी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाई ब्लड प्रेशर भी किस तरह किडनीज को डैमेज कर सकता है। डायबिटीज़ भी, डायबिटीज़ ऐसी डिजीज़ है जो कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे इफ़ेक्ट कर सकती है। डायबिटीज़ जो है मोस्टली डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये आई साइट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और सेकंड जो है इसका टारगेटेड रीजन किडनी होता है। तो डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन टेंशन अगर किसी पर्सन को आए तो उसको अपना ज़्यादा पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखना चाहिए ताकि उसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। इन सम केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोज, किसी ड्रग ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है, और सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, अगर किडनी में ब्लड सप्लाई रुक जाए किसी वजह से तो उस केस में भी किडनी फेलियर हो सकता है। ये सडन इंटरप्शन जो है किसी एक्सीडेंट के केस में भी हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड विच में रिजल्ट इन वॉमिटिंग। अब वो कह रहे हैं कि अगर ब्लड, इस तरह के पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो उसमें यूरिया का लेवल बहुत हाई मिलेगा और अदर वेस्ट मटेरियल्स क्यों मिलेंगे उसमें हाई, क्योंकि किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, वह सॉल्ट्स को फिल्टर ही नहीं कर रही और ब्लड में वेस्ट मटेरियल्स जमा होते रहेंगे और उस केस में क्या होगा, फिर वॉमिटिंग होगी, वेट लॉस हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। अब बॉडी कोशिश कर रही है कि आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल किसी तरह रिमूव हो, तो फ्रीक्वेंट बार बार आपको यूरिन की अर्ज होगी और ब्लड इन यूरिन, और यूरिन में ब्लड भी आना शुरू हो सकता है। ये जो ब्लड वाला होता है ये लास्ट जो है ये सीवियर केसेस में अपेयर होता है। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी लीड्स टू, और बॉडी में आपके एक्सेस फ्लूइड हो जाए तो स्वेलिंग हो सकती है, यूरिक एसिड की वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, फीट्स पे और फेस पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है ये स्वेलिंग, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब ब्लड में पीएच डिस्टर्ब हो गई है, ब्लड का लेवल जो है उसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है ब्लड की, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, अब किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक फर्स्ट वन इज़ डायलिसिस जो कि ज़्यादा कॉमन है, एंड सेकंड इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये लास्ट स्टेज है, ये फाइनल ट्रीटमेंट है, ये हम सबसे एंड में करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को मेडिसिन से रिकवर करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ हम डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस में क्या है, हम आर्टिफिशली किसी पर्सन के ब्लड को क्लीन करते हैं। अब आर्टिफिशली क्लीन करने के लिए क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज हमारे पास दो मेथड्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। इन दोनों को देखते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारी बॉडी में, ये गट एरिया होता है या फिर एब्डोमिनल रीजन होता है, वहाँ प्रेजेंट होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये
आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रही है, और इंटेस्टाइन के आगे उन्होंने ये दिखाई भी, ये कैविटी है, इसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं एब्डोमिनल रीजन में। और ये जो मेम्ब्रेन है, वाइट कलर की जो मेम्ब्रेन ये नज़र आ रही है, ये जो कवर कर रही है पूरे ऑर्गन को, इसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिटोनियम। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। उस सॉल्यूशन में हम सॉल्ट्स वगैरह का लेवल जो है हम खुद मेंटेन करते हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है ये सॉल्यूशन, और इसको हम पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट करते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्लियर है, इसमें कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, और ये पेरिटोनियल यहाँ पे या यहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, इसकी दूसरी साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है। अब होता क्या है, ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड में क्या होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हो जाएगा। ब्लड में क्या है, ब्लड में वेस्ट मटेरियल है, ब्लड में सॉल्ट्स का लेवल हाई है, ब्लड में एक्स्ट्रा वाटर है, और फ्लूइड जो है वो क्लियर सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें कोई वेस्ट मटेरियल नहीं, तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स वगैरह कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, पेरिटोनियम, ये जो हमने डायलिसिस फ्लूइड एंटर किया है यहाँ पे मूव करेंगे, और ब्लड क्लीन होता जाएगा। और हम उसके बाद हम इस पेरिटोनियल जो डायलिसिस फ्लूइड है इसको हम रिमूव कर लेते हैं, और ये ड्रेनेज बैग में इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं डायलिसिस फ्लूइड इज प्लेस बिटवीन पेरिटोनियल कैविटी एंड वेस्ट फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज इनटू डायलिसिस फ्लूइड विच इज़ ड्रेन्ड आउट, और इस तरह आपका ब्लड क्लीन हो जाता है। इट कैन बी परफॉर्म्ड एट होम, लेकिन इसके लिए कंडीशन की क्या है कि ये रोज़ परफॉर्म करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में क्या होता है, पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन apparatus कॉल्ड डायलाइजर। अब ये जो है ये ऑपोजिट वे है ट्रीट करने का डायलिसिस को। इसमें क्या करते हैं, हम इस एक पर्सन का पूरा ब्लड एक मशीन से पास करवाते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, फ्लूइड को पर्सन की बॉडी के गट एरिया में एंटर किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा ब्लड एक मशीन से पास करवाएंगे, और इस मशीन में क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और डायलाइजर कहते हैं इस मशीन को, और इसमें भी सिमिलर फ्लूइड होगा। अब ये रेड आप ट्यूब्स देंगे, ट्यूब्स के अंदर क्या है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये जो आप ब्लू एरिया देख सकते हैं ये डायलाइजर फ्लूइड है हमारा। सेम होगा, डिफ्यूजन होगी, ये आप देख सकते हैं ब्लड से वेस्ट मटेरियल जो है वो फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जो क्लीन ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। Extra water and waste move from blood into dialysis fluid. Clean blood return back into body. This treatment is given in dialysis centers. ये घर में परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको आपको इसके लिए आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या डायलिसिस सेंटर्स होते हैं पूरे, और ये वीक में 3 बार जो है वो इसको रिपीट करना पड़ता है इस प्रोसीजर को। किडनी ट्रांसप्लांट, अब अगर किसी पर्सन की किडनीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, काम नहीं कर रही हैं, तो क्या होता है, हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं किसी ऐसे पर्सन की जिसके पास दोनों हेल्दी किडनीज़ हैं, वो किडनीज़ लेके हम उस पर्सन में ट्रांसप्लांट कर देंगे। डायलिसिस जो है वो बार बार करना पड़ता है और अनप्लेजेंट है, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, ये एंड स्टेज ट्रीटमेंट है। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स किडनी विद ए हेल्दी डोनर किडनी। उसमें पेशेंट की किडनी को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी हेल्दी पर्सन की किडनी से। डोनर में भी डिजीज और लिविंग, अब जिस पर्सन से आप ले रहे हैं किडनी उसको हम डोनर कहते हैं, हेल्दी पर्सन को वो कोई डेड बॉडी से भी ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और उसकी किडनीज हेल्दी हैं, तो उसके जो है रिलेटिव से कंसल्ट करके अगर वो एग्री करें तो उसकी किडनी रिमूव करके एक पेशेंट को दी जा सकती है, या फिर किसी लिविंग हेल्दी पर्सन से भी, किसी क्लोज रिलेटिव से, या फिर किसी अगर कोई विलिंग हो देने के लिए तो उससे भी किडनी ली जा सकती है। अब लेकिन किडनी ट्रांसफ़र से पहले क्या करते हैं, जिस पेशेंट को किडनी लगेगी और जो डोनर है उनके टिश्यू और प्रोटीन्स जो हैं वो मैच की जाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पेशेंट वो किडनी रिजेक्ट कर दे। अगर सारे टेस्ट पॉजिटिव आए, सब उनकी प्रोटीन्स मैच हों, तभी फर्दर प्रोसीड किया जाता है। डोनर किडनी इज़ अटैच टू पेशेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डायग्राम में। हम प्रीवियस किडनी जो डैमेज किडनी है उससे ब्लड सप्लाई उसकी कट करके जो न्यू किडनी है उससे अटैच कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं डोनेटेड किडनी की जो लाइफ है वो भी 10 to 15 ईयर्स है। इफ़ ए ट्रांसप्लांट फेल्स द पेशेंट इज़ गिवन ए सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट। अगर
ट्रांसप्लांट फेल हो जाए या फिर 10 to 15 ईयर्स बाद किडनी फेल हो जाए तो उसको सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। अब वो कह रहे हैं इन बिटवीन पेशेंट इज़ गिवन डायलिसिस ट्रीटमेंट, और अब किडनी फेलियर और नेक्स्ट ट्रांसप्लांट के बीच में जो टाइम गैप है या टाइम ड्यूरेशन है उसमें डायलिसिस किए जाते हैं उस पेशेंट के। इस डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉर्मल किडनीज थी एक पर्सन की, और इनमें से ये डैमेज किडनीज है उन्होंने मार्क किया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक हेल्दी पर्सन से किडनी लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी ब्लड सप्लाई के साथ ब्लैडर के साथ अटैच कर दी ये ट्रांसप्लांटेड किडनी। अब इसमें हम चॉइस होती है, मोस्टली जो डैमेज किडनीज़ हैं अगर वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, कोई टॉक्सिक केमिकल सक्रीट नहीं कर रही, तो वो पेशेंट की बॉडी के अंदर ही रखी जाती हैं। लेकिन अगर वो कोई केमिकल सक्रीट कर रही हों या नेबरिंग टिश्यूज़ को डैमेज कर रही हों तो वो किडनीज़ रिमूव कर दी जाती हैं। अब वो कह रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ऐसा हो सकता है जो पेशेंट की बॉडी है, जो सेल्स हैं, वो उस न्यू किडनी को रिजेक्ट कर दें, वो उसको किल करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास हमारा हर पर्सन के पास इम्यून सिस्टम होता है, वो आउटसाइड सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी हो सकती है, जिसके केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है स्वेयर केसेस में। इन्फेक्शन हो सकता है, इम्बैलेंसेस इन बॉडी सॉल्ट्स विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम्स एंड अल्सर्स। और हो सकता है कि जो न्यू किडनी है वो उस पर्सन की बॉडी में प्रॉपर काम ना करे और सॉल्ट्स का इम्बैलेंस हो, बोन्स प्रॉब्लम्स और अल्सर भी हो सकता है। होमवर्क for today's homework you will solve exercise of chapter number 11। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी इसी तरह करेंगे। एमसीक्यूज़ आप खुद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम है, इस डायग्राम को आपने लेबल करना है, और ये कम्प्लीटली लेबल डायग्राम आपके पीछे गिवन है। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये पेज नंबर 25 पे कम्प्लीटली लेबल डायग्राम गिवन है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं और 24 से भी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पेज नंबर 24 पे डिस्कस है। हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज़, पेज नंबर 19 पे है। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये नेफ्रॉन है। एंड डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम। अच्छा, इसमें हम जो इस क्वेश्चन में पेज नंबर 23 पे आए हैं, इसमें सिर्फ पूछा हुआ है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ नेफ्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पे पेज नंबर 23 पे जो एनाटमी ऑफ किडनी की डायग्राम के बाद से जो टॉपिक है वहाँ से इसका आंसर आएगा। फंक्शनल यूनिट हम नेफ्रॉन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके सारे स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे और उसके साथ 11.8 डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें बाकी टॉपिक कवर नहीं होगा। What steps are involved in the formation of urine in the kidney? अब इसमें जो 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, 24 एंड 25 पे और डायग्राम भी इंक्लूड होगी। क्वेश्चन नंबर 5, along with excretion kidneys also play a role in osmoregulation, comment on this statement। अब ये वो टॉपिक है जो अभी आज हमने डिस्कस किया, osmoregulatory function of kidney, 25 पर 26 पे। टर्म्स टू नो आप मार्क करेंगे, और टर्म्स टू नो में जो टर्म्स ना मिले आप वो पूछ भी सकते हैं या ग्लोसरी से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप गूगल कर सकते हैं इन टर्म्स को। और ये आप सॉल्व एक्सरसाइज की पिक्चर्स जो हैं आप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन ग्रुप। थैंक यू।